नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ है रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। बगदादी अब मूसल में घिर चुका है। बगदादी और मौत के बीच अब सिर्फ एक पुल है। इसी पुल पर बगदादी की जिंदगी टिकी हुई है, लेकिन ये पुल भी जल्द ही गिरा दिया जाएगा। कुर्दिश फौज ने बगदादी के लाइफलाइन कहे जाने वाले 4 पुल गिरा दिए हैं। बगदादी और मौत के बीच एक ब्रिज। बगदादी की जिंदगी का पुल टूटेगा। बगदादी का अंत तय। मौसुल में बहने वाली दजला नदी पर अब सिर्फ एक ही पुल बचा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बगदादी का अंत अब करीब है। तिग्रिस नदी को मौसुल से जोड़ने वाले 4 ब्रिज पहले ही तबाह किए जा चुके हैं। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को इराकी सेनाओं ने मौसुल में चारों तरफ से घेर लिया है। बगदादी अब किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। बगदादी के गढ़ मौसुल में इराकी और कुर्दिश सेना बगदादी के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। इराकी सेना ने मौसुल में बगदादी के पांव उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। जिस इराक से बगदादी और आईएस ने सिर उठाया था, उसी इराक में उसकी और आईएस की कब्र खोदने की तैयारी कर ली गई है। इराक में इस्लामिक स्टेट के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अब तक की सबसे बड़ी जंग मौसुल में शुरू हो चुकी है। मौसुल से अपने कदमों को उखड़ता देख आईएस ने जगह जगह सुसाइड कार बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। जैसे जैसे इराकी सेना मौसुल की तरफ बढ़ रही है, आईएस की तरफ से हो रहे ये हमले भी बढ़ रहे हैं। आतंकी लगातार सेना पर हमला कर रहे हैं। हार करीब देख उन्होंने मौसुल के कई तेल के कुओं में आग भी लगा दी है। यानी बगदादी के लिए सड़क अब खत्म हो चुकी है। आतंक का सबसे बड़ा नाम और नहीं दौड़ पाएगा। बगदादी का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराकी सुरक्षा बलों के करीब 50,000 सैनिकों और कुर्द लड़ाकों ने 5 हफ्ते पहले मोसुल को आईएसआईएस के कब्जे से वापस लेने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। राज्यसभा में आज लंच से पहले नोट बैन पर चर्चा फिर शुरू हुई, लेकिन लंच के बाद हंगामा हो गया। सुबह प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। पीएम की मौजूदगी के चलते विपक्ष नोट बैन पर चर्चा के लिए तैयार हुआ, लेकिन शर्त रखी कि पूरी बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सदन में मौजूद रहना होगा। लंच तक सब ठीक चलता रहा। एसपी के नरेश अग्रवाल, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, एसपी अध्यक्ष मायावती नोट बैन पर बोले, लेकिन लंच के बाद पीएम मोदी के सदन में ना पहुंचने पर भड़क गए। मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं आएंगे? चर्चा चल रही है, चर्चा को कंटिन्यू करवाइए। प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। इस सदन की परंपरा के अनुकूल प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। आज चर्चा की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। उन्होंने सरकार पर नोट बैन के फैसले को लेकर कई सवाल उठाए। The names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। एसपी के नरेश अग्रवाल ने कहा कि नोट बैन का फैसला यूपी चुनाव की वजह से लिया गया है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार के फैसले से फायदे के बजाय नुकसान होने की आशंका है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नोट बैन के फैसले को गलत बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। हंगामे के बाद राज्यसभा को भी कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लगातार 7वें दिन भी आज लोकसभा में कोई काम नहीं हो सका।
आज भी विपक्षी सांसदों ने नोट बैन पर हंगामा किया। इस दौरान एसपी सांसद अक्षय यादव वेल तक पहुंच गए और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ पर्चे फेंके। सुमित्रा महाजन ने हंगामे की वजह से सदन को स्थगित कर दिया। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अक्षय यादव को चेतावनी दी। While expressing my grave displeasure over this conduct of Sri Akshay Yadav, warn him to refrain from such disorderly acts in future. 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। विपक्ष के हंगामे की वजह से एक भी दिन काम नहीं हो सका। विपक्ष की मांग है कि नोट बैन के मुद्दे पर बहस हो और प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब दें। कल लोकसभा में पीएम मोदी मौजूद थे, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे और शोर शराबे के बाद 12 बजे लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नोट बैन पर प्रधानमंत्री मोदी के सर्वे पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाए हैं। नोट बैन पर प्रधानमंत्री मोदी के सर्वे पर बीएसपी अध्यक्ष ने बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा सर्वे प्रायोजित है। मायावती ने प्रधानमंत्री को लोकसभा भंग करके चुनाव कराने की चुनौती दी। ये जो सर्वे है ये प्रायोजित है, मैनेज किया हुआ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये मैं आपको फर्जी है ये सर्वे। देखिए मोदी जी ने सांपों के बिल में हाथ डाल दिया है तो अब खलबली मच गई है। सांपों नाग जितने हैं पूरे के पूरे अब वो जीप लपलपाए फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, इसलिए प्रॉब्लम है। बाकी देश की जनता 99+9% प्रधानमंत्री के साथ है, ये मैं कह रही हूँ। प्रधानमंत्री इतने महान हैं, वो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री बन जाए, हमारी जान छोड़े, हम भी बाहर चले जाएंगे, कम से कम देश का इतना पैसा तो खर्च नहीं होगा। नोट बैन पर पीएम मोदी ने ऐप के जरिए लोगों से राय मांगी थी। सर्वे में प्रधानमंत्री ने लोगों से 10 सवाल पूछे थे। सर्वे में करीब 90% लोग पीएम मोदी के फैसले के साथ दिखे। देश में काला धन मौजूद होने के सवाल पर 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। काले धन की समस्या से निपटने के लिए सरकार के कदम को 90% लोगों ने शानदार फैसला बताया। करीब 15 घंटों में ही सर्वे में 5 लाख लोगों ने हिस्सा ले लिया। पोल की शुरुआत मंगलवार को रात 10 बजे हुई थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग देखने को मिली आज। नोट बैन के बीच यूपी से अचानक संसद पहुंचे अखिलेश यादव ने मायावती को बीबीसी कह दिया तो मायावती ने भी तुरंत पलटवार किया। मायावती ने अखिलेश यादव को बबुआ कहकर संबोधित किया। कहा अखिलेश को यूपी में होना चाहिए था लेकिन वो दिल्ली घूम रहे हैं। इधर टीवी पे देख रहा हूँ कि बहुत आप लोगों की मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही है टीवी पे। ये दूसरी बीबीसी है, बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। सपा जो मुखिया है उसके बबुआ को भी मालूम है और जो सपा का जो मुखिया है उसको भी मालूम है कि अब वो पावर में आने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने मायावती की सरकार को पत्थर वाली सरकार बताया। मायावती ने कहा कि यादव परिवार में फूट पड़ गई है और अखिलेश यादव की कोई नहीं सुन रहा है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती दोनों एक बात पर सहमत दिखे। दोनों ने कहा कि नोट बैन पर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट के जरिए जरूरी सेवाओं के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने पर सरकार आज रात तक फैसला ले सकती है। समय सीमा आज आधी रात को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब सरकार 1000 और 500 रुपए के नोटों से पेमेंट किए जाने की मियाद बढ़ाने पर विचार कर रही है। Exemptions continue till tonight, and therefore the decision which will be applicable from tonight would be communicated to you in the course of the evening. जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक सरकार समय सीमा को 10 दिन के लिए बढ़ा सकती है। इसके अलावा आज से बिग बाजार से स्वैपिंग के जरिए 2000 रुपए लिए जा रहे हैं। अब रुपे कार्ड पर स्विचिंग चार्ज खत्म कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। 31 दिसंबर तक ऑनलाइन रेल टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। पेटीएम जैसे ई वॉलेट में अब 20,000 रुपए तक जमा कर सकेंगे। सभी हाईवे को 2 दिसंबर तक टोल फ्री कर दिया गया है। 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट टोल प्लाजा पर स्वीकार किए जाएंगे।
पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से सीज फायर उल्लंघन किया। जगह जगह उठता हुआ जो धुआं दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से है। इलाके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान रिहायशी इलाकों और स्कूलों पर भी गोलाबारी कर रहा है। Ministry of External Affairs called in the Pakistan Deputy High Commissioner and issued a démarche, the fourth one this month, on the continued violation of ceasefire from the other side of the line of control. तो स्कूल बंद कर दिया गया, तो बच्चे जो थे वो वापस कर दिए, इसलिए कि शेलिंग हो रही है। यहाँ बड़ी गन का इस्तेमाल कर रहा है हमारे देश की ओर। और 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने हमारे 3 जवानों को मार गया। हमारे 3 जवान शहीद हुए, उनमें से एक जवान के साथ पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की। इस साल 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ने 375 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान करीब 312 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गोलाबारी में सुरक्षा बल के 18 जवान और 12 नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से बॉर्डर इलाकों के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव अपने नए सरकारी बंगले को लेकर चर्चा में है। सीएम का नया आशियाना बेगमपेट में उनके कैंप ऑफिस के पास ही बना है। चंद्रशेखर राव ने इस ड्रीम होम में आज सुबह परिवार के साथ गृह प्रवेश किया। धार्मिक मंत्रोच्चारण और रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश कराया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री राव के आलीशान घर में सबसे पहले गाय का प्रवेश कराया गया। करीब 35 करोड़ रुपए की लागत से बने इस घर में 300 कारों की पार्किंग की व्यवस्था है। चंद्रशेखर राव का नया बंगला 1 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके रोशनदान और खिड़कियों में बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं। घर की सुरक्षा में करीब 50 पुलिसकर्मी दिन रात तैनात रहेंगे। बंगले में 250 सीटों वाला ऑडिटोरियम और 100 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव अपने नए सरकारी बंगले को लेकर चर्चा में हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस नए बंगले में चले जाने के बाद मौजूदा कैंप ऑफिस विधानसभा के स्पीकर और विधान परिषद के चेयरमैन को आवंटित कर दिया जाएगा। कल बेंगलुरु से गायब हुई कैश वैन पुलिस ने आज बरामद कर ली है। कैश वैन बेंगलुरु के वसंत नगर इलाके से लावारिस मिली। पुलिस को वैन में 45 लाख रुपए और बंदूक भी बरामद हुई है। कल जिस वक्त वैन लेकर ड्राइवर फरार हुआ था, तब उसमें कुल 1 करोड़ 37 लाख रुपए मौजूद थे, यानी 92 लाख रुपए कैश अब भी गायब है। 23 नवंबर को दोपहर 1:10 पर यह वारदात हुई थी। ड्राइवर समेत 4 लोग कैश वैन में थे। इनमें 2 हेल्पर और 1 सुरक्षाकर्मी था। कैश वैन बैंक पहुंची तो दोनों हेल्पर कैश लाने अंदर गए। सुरक्षाकर्मी गेट पर ही खड़ा हो गया। मौका मिलते ही कैश वैन का ड्राइवर फरार हो गया। कैश वैन में 100 रुपए और 2000 रुपए के नोट। पीलीभीत में घर में घुसे बाघ को आखिरकार वन विभाग की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद पकड़ लिया। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व से शिकार की तलाश में ये बाघ किसान परिवार के घर में जा घुसा था। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाघ को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लग गई। बाघ को पकड़कर ले जाने के लिए पिंजरा मंगाया गया। लोग बाघ को पकड़ने के ऑपरेशन को देखने के लिए आसपास बिजली के खंभों पर चढ़ गए। पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को इलाके को खाली करने के लिए कहा। आखिरकार बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया और पिंजड़े में ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए कई लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया है।